वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं 8 क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसमें लाइन बाय लाइन कीवर्ड्स वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एनसीईआरटी बेस सबसे स्टार्ट एनसीईआरटी से करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन, ये आपका तीसरा अध्याय है। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यजनक थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? इस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो चट्टानों में मिले पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चट्टानों में मिले पदार्थ को खनिज कहते हैं। तो यहाँ से आपको जो कीवर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? खनिज। की खनिज किसे कहते हैं? तो चट्टानों में मिले पदार्थ को, चट्टानी पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो वह खनिज कहलाता है। यानी खनिज की क्या होती है? निश्चित रासायनिक संगठक होती है, यानी निश्चित रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है। तो ये जगह है जहाँ पे खनिज अभिगम्य नहीं है, मतलब जहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं। यहाँ पे खनिज होगा परंतु हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, या तो पानी है बहुत ज़्यादा और या तो बर्फ जमा हुआ है। तो अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया या आर्कटिक महासागर का क्षेत्र हो गया, इन सभी जगहों से खनिज हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना अभिगम्य नहीं है, वहाँ पे जा नहीं सकते, वहाँ के खनिज तक, वहाँ के चट्टान तक। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। कहाँ? भूवैज्ञानिक परिवेश, मतलब जिससे भूमि का निर्माण होता है, वैसे वातावरण में खनिजों का निर्माण होता है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो खनिज कैसे निर्मित होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो वो किस गुण के आधार पे? भौतिक गुण। जो बाहरी गुण होता है उसे हम भौतिक गुण कहते हैं, और जो आंतरिक गुण होता है, अस्थायी गुण होता है, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है। तो परिवर्तनशील गुणों को हम भौतिक गुण, और जो अस्थायी गुण होता है उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं, और इसी के द्वारा हम चट्टानों को पहचानते हैं। यहाँ पे करा है आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। ठीक है। नमक कैसा खनिज है? आपको पता होगा, NaCl, और ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है। नमक समुद्र से प्राप्त होता है, चट्टानी रूप में प्राप्त होता है, ये सब आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल यानी चट्टान क्या है? खनिज समूह है। खनिज समूहन को क्या कहते हैं? शैल या चट्टान कहते हैं। खनिजों के समूह को क्या कहा जाता है? शैल या चट्टान कहा जाता है। शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है, यानी वह खनिज जिससे कुछ खास प्रकार का
तत्व निकाला जाता है, पदार्थ निकाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो सैल से निकला खनिज, खनिज से निकला अयस्क। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। मतलब 2800 प्रकार का खनिज निकलता है, परंतु उसमें से 100 प्रकार के अयस्क ही प्राप्त होते हैं। आगे, खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। तो खनिजों के कितने प्रकार? 2 प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। वह खनिज जिसमें धातुओं के गुण विद्यमान हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे, और जिसमें अधातुओं के गुण विद्यमान हो उसे हम अधात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक लौह खनिज और एक अलौह खनिज। और अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक को कार्बनिक खनिज कहते हैं और एक को अकार्बनिक खनिज कहते हैं। अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन ना हो, और कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो। लौह का मतलब जिसमें लोहे के गुण हो, और अलौह का मतलब जिसमें लोहे के गुण नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप खनिज का वितरण समझ गए होंगे, खनिज का वर्गीकरण, कि खनिज का 2 भेद, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज 2 प्रकार के, लौह खनिज, अलौह खनिज। अधात्विक खनिज 2 प्रकार के, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धात्विक खनिज पे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं, आप धातुओं के गुण जानते होंगे, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें धुति यानी चमक होती है। धुति को क्या बोलते हैं? जैसे क्या होता है? सुचालिक होता है। धातुएं क्या होती है? सुचालक होती है। धातुओं में धुति, धातु चमक को क्या बोला जाता है? धुति। तो धातु में चमक होती है। जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नीज अयस्क, इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लोहे के अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, क्रोमाइट, ये सभी क्या हैं? ये सब लौह अयस्क हैं। अलौह खनिज में लोहे नहीं होते, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब अलौह खनिज में आएंगे। क्योंकि इसमें जैसे देखिए, लौह खनिज को चुंबक से पहचान सकते हैं, जिसमें चुंबक सट जाएगा वो लौह खनिज, जिसमें चुंबक नहीं सटेगा वो अलौह खनिज होगा। आगे है अधात्विक खनिज। खनिजों में धातुएं नहीं होती है। जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये सब कैसे खनिज हैं? ये अलौह खनिज हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं। अभ्रक, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। तो ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अलौह खनिज। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रभेदन, आखनन द्वारा निष्कर्ष किया जाता है। ये आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो खनिजों को कैसे किया जाता है? खनिजों को खनन किया जाता है, पहले उसका शोधन किया जाता है, फिर आखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ पे खनिजों के निष्कर्षण से वो विधियां दिया गया है। खनन 2 प्रकार का होता है, विवृत खनिज और एक कूपिक खनिज, जिसमें एक वृत्त बना के अंदर की ओर खोदते हैं, उसे हम बोलते हैं विवृत खनिज। जैसे इस तरीके से खोदा जाए ऊपर से, ठीक है, तो ये हो गया विवृत। कूप का मतलब कूपिक का मतलब कुआं, और ये वृत्त का मतलब ये इस तरीके से वृत्त बनाते हुए जाता है। ठीक है, देखिए आगे होगा। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यानी खनिजों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनिज खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिनमें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई वाले को किस विधि से?
तो कूपक विधि से निकालते हैं। और ऊपरी खनिज को किससे निकालते हैं? विवृत खनिज से। मतलब कुआं कब बनाने की जरूरत पड़ती है? जब खनिज बहुत सारे चट्टानों के भीतर हो। जैसे पेट्रोलियम जो होता है बहुत नीचे होता है, तो उसके लिए क्या नहीं बनाते हैं? कूपक बनाते हैं। जबकि कोयला वोयला जो होता है वो किससे बन जाता है? विवृत से बन जाता है। पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इसे कूपिक खनन कहते हैं। क्या? कूपिक खनन और विवृत खनन। खनन दो प्रकार के, कूपिक खनन जिसमें कुआं बना के आंतरिक खनिजों को निकाला जाता है, और विवृत खनन जिसमें एक गुफा बना के निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपतट तेल का प्रभेदन, खनिज और शक्ति संसाधन, कि तेल का खनिज का अति किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ करा प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाया जाता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए कूप का मतलब कुओं की खुदाई की जाती है। इसे प्रभेदन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रकार द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। तो कूपक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभेदन कहलाती है। कूपक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभेदन। और विवृत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आखनन। ठीक है, आगे आप सैल को देखकर बता सकते हैं कि इनमें तांबा है, क्योंकि तब सैल का रंग नीला प्रतीत होता है। आगे खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में। आपको पता होगा चट्टान 3 प्रकार के होते थे, हम लोग पढ़े हैं 7th क्लास में। आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में के समूह में, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय शैल और कायांतरित शैल में। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, उत्तरी स्वीडन में ओंटेरिया जो कि कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। तांबा और निकेल ओंटेरिया से क्या निकाला जाता है? कनाडा में जो है वहां से तांबा निकल निकाला जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा पाया जाता है। लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेनेटियम, ये सब आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदान और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैलों समूहों में अधात्विक खनिज, देखिए अवसादी शैलों में कौन सा? अधात्विक खनिज मिलते हैं। ठीक है, बलित पर्वतों में या अवसादी शैलों में क्या मिलते हैं? अधात्विक खनिज। तो आपसे पूछा जाएगा कि अधात्विक खनिज किन चट्टानों में मिलती है? अवसादी में। धात्विक खनिज किस में मिलती है? तो धात्विक मिलती है आग्नेय में और कायांतरी में। आगे फ्रांस के कॉकेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप। देखिए कहाँ कहाँ ये सब मिलता है। फ्रांस का एक जगह है, क्या है? कॉकेसस। ठीक है, जहाँ क्या मिलता है? चूना पत्थर। जॉर्जिया और यूक्रेन में किसका खान मिलता है? मैग्नीज का निक्षेप। अल्जीरिया में क्या? फास्फेट मिलता है। अल्जीरिया में फास्फेट। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयले और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान के बीच में और कौन पाए जाते हैं? खनिज यानी कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे महासागर, ये सब पहले भी देख चुके हैं। ये है आपका आर्कटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, इधर और इधर प्रशांत महासागर है, और ये नीचे हिंद महासागर, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। यहाँ पे आप देखिए ये दिखाया क्या गया है। इस तरीके का जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लोहा, ये तांबा और ये बॉक्साइट, इन तीनों को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये तांबा तांबा तांबा, यहाँ लोहा, यहाँ पे आपको मिलता है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये बॉक्साइट ये पूरे के पूरे तांबा। तो एक जगह पे आप देखते होंगे कि एक जगह पे पूरा जहाँ पे जो अयस्क मिलता है वो पूरा मिलता है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हो गया आपका तांबा, ये लोहा। ठीक है, इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि ये पिक्चर आपको क्या दिखाना चाहता है। ठीक है, इस पिक्चर में लोहा तांबा आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। ठीक, परंतु चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। याद रखें, कौन सा ऐसा देश है जहाँ कोई खनिज नहीं है? स्विट्जरलैंड। एशिया।
चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक है। ठीक है, कौन कौन? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टीन उत्पादक है। यहाँ पे टीना मिलता है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादक में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा का निक्षेप मिलता है। ठीक है, तो चीन में ये सब मिलता है। ये आप जो स्टैटिक्स जीके होता है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा देश किस अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 पे है, जिसके लिए हम आपको बोलेंगे कि लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। तो लूसेंट से आप ये कवर कर सकते हैं। आगे है यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क का विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्व यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, ग्रेट लेक के उत्तर में कौन सा है? कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन कार्डियन में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अल्पेशियन पर्वत और ग्रेट लेक एवं पश्चिमी कॉरिडोर कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्र की सहायता से आप ढूंढिए। यहाँ पे आपको मानचित्र दिया गया है और इसमें भी वही सारे चीज़ हैं, महासागर उस सागर। यहाँ कोयला और खनिज तेल, जहाँ जहाँ ये नाव जैसा आकृति है वहाँ कोयला मिल रहा है और आप गौर से देखिएगा उसके आसपास खनिज तेल भी मिलता है। यहाँ पे कोयला मिल रहा है, ये सब खनिज तेल मिल रहा है। यहाँ पे खनिज तेल बहुत ज़्यादा है इस एरिए में। ठीक, इस एरिया में कोयला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कोयला है, इधर इधर। तो खास तौर पे समुद्री तटीय इलाकों में क्या मिलते हैं? आपको खनिज तेल मिलते हैं। आगे शील्ड प्रदेश में और कोयले और अल्पेशियन प्रदेश में भी होती है। पश्चिमी कॉरिडोर में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। पश्चिमी कॉरिडोर में मतलब कॉरिडोलेरा में क्या मिलता है? तांबा, सीसा और कोयला कहाँ मिलता है? अल्पेशियन प्रदेश में। ठीक है, आगे है लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं? शील्ड प्रदेश में। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे में अग्रणी हैं, उत्पादक हैं। तो ये सब जो देश है वो किस महादेश में आता है? दक्षिणी अमेरिका में। ब्राजील, चिली, पेरू। ठीक है, ब्राजील और बोलीविया विश्व के टीन में सबसे बड़े उत्पादक में से एक हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला वहाँ का एक जगह है, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये सभी जगहों पे खनिज तेल मिलते हैं। तो ये सब देश जो है ये सब फेमस देश है। ये सब देश किस महादेश में आपको ये भी याद रखना है? ब्राज़ील, चिली, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये सब किस महादेश के देश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। और यहाँ पे क्या क्या कौन सा चीज़ ज़्यादा मिलता है वो चीज़। हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है। ठीक है, हरा हीरा, कौन सा हीरा? हरा हीरा दुर्लभतम हीरा माना जाता है। विश्व के प्राचीन शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पूर्व हरा हीरा कब बना है? 430 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष के बाद क्या बना है? हरा हीरा का निर्माण लगभग हुआ है। आगे है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हीरे और प्लेटिनम, सोना का कौन है? अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका, ये देखिए अफ्रीका एक महादेश है, जबकि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका एक देश है जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग उत्पादक करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं वाले अन्य खनिज हैं। तेल, नाइजीरिया
और लीबिया और अंगोला, ये नाइजीरिया, लीबिया, जो अंगोला, ये तीनों जो देश है, दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, ये सब जो देश है वो किस महादेश में पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे अफ्रीका महादेश में क्या मिलता है? सोना, प्लेटिनम, हीरा, ये सब मिलते हैं। नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में तेल मिलते हैं। अगला महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सब पूछा जाता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल में अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में सोने के खान पाए जाते हैं? कालगुरली और कूलगार्डी। अगर आपसे भारत में पूछे तो भारत में एक जगह है कोलार, इसी पे बना है, ठीक है, KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। तो जो KGF फिल्म बना है वो इसी भारत के इसी खदान की कहानी पे बना है। अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भू विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा के निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल की वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। किन्हीं 5 खनिजों का उपयोग सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जोड़ा जाता है, विभिन्न चट्टानों से जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जो पाइप होता है, जो वाटर प्यूरिफायर होता है, उसमें जो तांबा का पाइप लगा रहता है, मतलब तांबा की नली लगी रहती है वाटर प्यूरिफायर में। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन किस चीज से प्राप्त होता है? क्वार्ट्ज नाम का एक चट्टान होता है जिससे सिलिकॉन प्राप्त होता है, जो कि कंप्यूटर उद्योग में। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंद उद्योग और भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में किया जाता है। आगे खनिजों के संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ये पुनः पूर्ति योग्य नहीं है। ये जितना मिल गया है वो सीमित संसाधन कहलाएगा। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। कौन सा चीज? पुनः चक्रण। तो खनिजों का पुनः चक्रण करके हम उन खनिजों का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि सोचें और करें। आपको ये वाला चीज कहीं भी बना दीजिएगा, जैसे खनिज में, ठीक है, खनिज के लिए सबसे अच्छा ये डायग्राम है। क्या? पुनः प्रयोग करें, कम प्रयोग करें और फिर से उसको प्रयोग करें। ठीक है, पुनः प्रयोग, कम प्रयोग और पुनः चक्रण, उसका रूप बदल के फिर प्रयोग करें। तो ये हमारा खनिज का संरक्षित उपाय है। आगे हम लोग का टॉपिक है शक्ति संसाधन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे खनिज संसाधन, आगे है शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। ये गाइजर या गीजर कह सकते हैं। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करती है। करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है।
माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड, जिसको पावर ग्रिड कहते हैं, ठीक है, नेशनल पावर ग्रिड। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऊर्जा संसाधन के कितने रूप? परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत उसे कहते हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत उसे कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग नया नया सीखे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब चलिए आगे। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? ईंधन से प्राप्त होती है। जिसे जलाकर ऊष्मा प्राप्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जिससे जलाकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम ईंधन कहते हैं। आगे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। कहता है खनिज तेल के क्या लाभ हैं? आसानी से परिवहन आसान हो गया है खनिज तेल से, डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी चलने से। पेट्रो रसायन उद्योग इसका आधार है। पेट्रो रसायन उद्योग, बहुत सारा पेट्रोलियम पे चलने वाले उद्योग हैं जो कि बढ़े हैं। प्राकृतिक गैस, आसानी से परिवहन, इसको पाइपलाइन से एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं और इसको टैंकर में लेके जाते हैं। ठीक है, इसको किस चीज़ में लेके जाते हैं? खनिज तेल को टैंकर में। और प्राकृतिक गैस तो आसान परिवहन है, किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ ईंधन इसको माना जाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता और ये तेल से सस्ता भी होता है। ठीक है, तेल अधिपलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन अपक्षय होता है। तो तेल कहीं कहीं गिर जाता है, अधिपलावित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और गैस रिसाव हो जा सकता है। निर्मुक्त प्रदूषण, निर्मुक्त मतलब ये जलकर प्रदूषण देते हैं और जिससे क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। तो ये दोनों की हानि भी है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। नए प्रकार के ईंधन आसान नहीं है। हम लोग परंपरागत तरीके से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ईंधन के तौर पे, कोयला के तौर पे और जल विद्युत के तौर पे, ये तीनों का इस्तेमाल हम पुराने समय से कर रहे हैं। ईंधन का इसका लाभ क्या है? सुपर्याप्त है। ईंधन हमारे पास पर्याप्त है परंतु निश्चित है। बहुसंख्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है आजकल। हानि इसका क्या है? इसका संग्रहण में अधिक समय लगते हैं, इसको इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। ये प्रदूषण फैलाने वाला है। और हरित गृह प्रभाव, ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? हरित गृह प्रभाव होता है। और इसका निर्वीकरण मतलब पुनः इसका निर्माण करना मुश्किल है। इसका निर्वीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है, या नवीकरण नहीं हो पाता है। कोयला की बात करें, यह विस्तृत रूप से उपलब्ध है। ये है हमारे पास उपलब्ध तो बहुत मात्रा में है, परंतु ये प्रदूषण भी बहुत उत्पन्न करता है। विद्युत रूपांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत में इसको बदल सकते हैं। और परिवहन के लिए यह काफ़ी भारी है। कोयला वाला जो ट्रेन होता था वो उसमें बहुत सारे कोयला लेके जाना पड़ता था। ठीक है, आगे जल विद्युत, ये प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण तो नहीं होता। सिंचाई और मत्स्य का बढ़ावा देता है, सिंचाई और मत्स्य, और ये सस्ता भी है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, क्योंकि बांध उंध बना के जल विद्युत तैयार किया जाता है तो उसके पीछे वाले जो लोग होते हैं वो जल में डूब जाते हैं, तो स्थानीय समुदायों का विस्थापन, ये गड़बड़ है। निम्न क्षेत्रों में जल पल्लावन हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। जल पल्लावन का मतलब बाढ़। स्थापित करने में खर्चीला है, मतलब ये शुरुआत करने में
खर्चीला होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तर पूर्व भारत ईंधन ले जाती हुई, उत्तर पूर्व जिसको सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं वो वाला। पौधे और जानवरों के अन्वेषण जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। किसके प्रभाव से? ताप और दाब की वजह से लाखों वर्षों में वो किस में बदल गए? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीवों के अंश से बने हैं, जीवों के शरीर से बने हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगला है कोयला। यह बहुयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, मतलब इसकी मात्रा अच्छा खासा है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, ये याद रखें। तापीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कोयला जला के प्राप्त होता है। तो कोयले से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, NTPC आप सुने होंगे इसका नाम। आगे है कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परत में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। क्या? अंतर्हित धूप किस चीज को कहते हैं? कोयला को, ये नाम है अंतर्हित धूप। कोयले का एक और नाम क्या हो गया? अंतर्हित धूप। कोयले का एक और नाम अंतर्हित धूप है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ निकलता है? चीन में। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है भारत में? ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ से कोयला मिलता है भारत में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद में, बोकारो झारखंड में। तो ये सभी जगहों से क्या मिलता है? कोयला मिलता है। झरिया, धनबाद और बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ से कोयला मुख्य रूप से मिलता है। झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड का वो जगह है जहाँ से कोयला मिलता है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल का वो जगह है जहाँ से कोयला मिलता है। आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा का पेट्रो, जिसका अर्थ क्या होता है? सैल। पेट्रो का अर्थ क्या होता है? सैल। पेट्रो का अर्थ सैल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी चट्टानी तेल। इसका अर्थ क्या हो गया? सैल तेल या चट्टानी तेल। तो पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? सैल तेल या चट्टानी तेल। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैल की परतों के मध्य में पाया जाता है, मतलब चट्टानों के बीच में पाया जाता है। सैल मतलब चट्टान। और इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में होता है। अपतटीय मतलब तट के निकट या तटीय क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत परिष्करणशाला इसको बोलते हैं, जिसको प्रभाजी आसवन किया जाता है, इसको अलग अलग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परिष्करणशाला। परिष्करणशाला में भेजा जाता है अपरिष्कृत पेट्रोलियम, मतलब जिसको साफ नहीं किया गया है, के प्रक्रम में विभिन्न तरह के उत्पाद पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम,
प्लास्टिक, स्नेहक, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब एवं कतर, ये सब में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद कहाँ से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। असम का एक क्षेत्र है डिगबोई। डिगबोई क्षेत्र में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। बॉम्बे हाई और कृष्णा सागर, ठीक है, ये कृष्णा सागर, ठीक है, बॉम्बे हाई कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलता है? और नदी गोदावरी, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी क्या मिलता है? ठीक, तो बॉम्बे हाई में और नदियों के डेल्टाई प्रदेश में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेट्रोल, अपरिष्कृत पेट्रोल। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तो इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, इसको उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन, उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। परिवहन ईंधन के रूप में, खासतौर पे इसका प्रयोग किसमें होता है? परिवहन ईंधन के रूप में होता है। इसी को CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब प्राकृतिक गैस कहा जाता है। कोकन ईंधन के रूप में भी इसको जाना जाता है। कोका ईंधन इसको कहा जाता है। परिवहन ईंधन कह सकते हैं, कोकन ईंधन कह सकते हैं। कोकन ईंधन का मतलब खाना पकाने वाला, ठीक है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कैवेन बेसिन और त्रिपुरा असम में स्थित है। कैवेन बेसिन जो कि त्रिपुरा और असम में है, कैवेन बेसिन में हमें मिलता है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेजी से वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल नीचे का ह्रास हो गया है। इस ईंधनों को जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाली हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले वायु प्रदूषक का 10वां हिस्सा पैदा करती है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय एवं गैर परंपरागत स्रोतों की जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प हैं। ये कैसा है? नवीकरणीय है, मतलब ये बार बार तो मिल रहा है, और गैर परंपरागत है स्रोत है, क्योंकि इसको आप कहेगा बार बार कैसे मिल रहा है, क्योंकि इसको हम जीवाश्म ईंधन, बायोगैस के तौर पे भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ ईंधन के रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। आगे है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो अभी बात किए थे, CNG का फुल फॉर्म, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि इससे मूल रूप से ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां चलती है, ऑटोमोबाइल ईंधन है CNG, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। आगे है आपका जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत। आगे जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। मतलब ये कैसे कैसे बनता है, बांध बनाया जाता है इसके लिए, ठीक है, और संग्रहित किया जाता है। बांध में जल संग्रहित किया जाता है। बांध क्यों बनाया जाता है? जल संग्रहण करने
के लिए। तो आप जल लिख दीजिए, जल संग्रहण लिख दीजिएगा बांध के बगल में। ठीक है, बांध के अंदर पाइप लगाया जाता है और बांध के जल को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। टरबाइन एक पंखी चक्री जैसा होता है, घूमते हुए ब्लेड। और टरबाइन किससे जुड़ा होता है? टरबाइन ब्लेड। जनरेटर से जुड़ा रहता है और जनरेटर क्या करता है? घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। यह जल विद्युत कहलाती है। इस विद्युत को क्या कहेंगे? जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व की ऊर्जा का कितना हिस्सा? विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, मतलब जल विद्युत लिखे हैं तो वहां पे लिख दीजिएगा कितना? 1/4 भाग क्या होता है? जल विद्युत का ही होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन है? सबसे ज्यादा जल विद्युत कहाँ उत्पन्न हो रहा है? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में कौन कौन से हैं विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र कौन है? भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी। ये सब जो परियोजनाएं हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? ठीक, वो बनाए गए हैं भाखरा नंगल बांध पर, गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सभी विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। याद रखें, विश्व का पहला जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किसने किया था? नॉर्वे ने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जल भंडार किया हुआ है, यहाँ बांध बनाया हुआ है, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ रहता है और यहीं से देख रहे हैं ये सारे विद्युत का वितरण हुआ है। ठीक है, ये सारे, और ये जिस हिसाब से पानी गिरता है वहाँ से टरबाइन घूमता है ये। ठीक, और इस टरबाइन में ऊपर ये जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? जनरेटर से। ये घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न होगा। आगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है, इसका उपयोग आवश्यक है। ठीक है, तो ऊर्जा के हमें क्या अपनाना चाहिए? गैर परंपरागत स्रोत अपनाना चाहिए। विश्व की प्रथम सौर पवन चक्की बस अड्डा कहाँ बना है? स्कॉटलैंड में। जल विद्युत पहला कहाँ बना था? नॉर्वे में। विश्व का सौर से चलने वाला सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ बना? स्कॉटलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल, सौर सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? सौर पैनल में तापन एवं प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय, नीचे होगा, उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रौद्योगिकी बहुत लाभ है। सौर ऊर्जा का उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, अब सूर्य से चलने वाला कौन कौन सा चीज है? सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, साथ साथ समुदाय की रोशनी के लिए, यातायात संकेतों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये है सौर ऊर्जा का पार्क, मतलब सौर पार्क इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। पवन ऊर्जा, मतलब एक सब गैर परंपरागत, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। यह एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत करती है। स्थापन में इसमें बहुत लागत लगती है, परंतु एक बार स्थापित होने पे यह सुरक्षित और साफ है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, सुरक्षित भी है। हाँ, इसमें ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है। इससे पक्षियों के लिए ये हानिकारक है।
ठीक है, पक्षियों के लिए ये हानिकारक है, चूंकि पवन चक्की लगता है उसमें बहुत सारे पक्षियां मर जाते हैं। सौर ऊर्जा, यह असमाप्य है, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। कौन? सौर ऊर्जा। और ये प्रदूषण मुक्त भी है, परंतु इसका जो सौर पैनल बनाने का खर्च ज़्यादा आता है, तो खर्चीला है। स्रोत के विकसित होने पर ऊर्जा की बर्बादी भी है। ज्वारीय ऊर्जा, इसका लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य ये भी है। ज्वारीय ऊर्जा, वन्य जीव आवास नष्ट हो जाते हैं इससे, और दोहन में इसका बहुत कठिनाई आता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और भी हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा। लाभ क्या है? इसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव व्यर्थ, हानि क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ इसमें उत्पन्न होता है, जो कि त्वचा के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये बहुत खर्चीला होता है। बायोगैस, इसमें कम लागत में इसको प्राप्त बनाया जा सकता है, उपयोग इसका आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। हरित गृह प्रभाव का खतरा इससे बना रहता है। भूतापीय ऊर्जा, यह स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी एवं हर समय उपलब्ध होता है। हानि, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्च इसमें बढ़ जाता है। आगे है पवन ऊर्जा। कहता है पवन ऊर्जा का एक समाप्य ऊर्जा है। असमाप्य ऊर्जा का मतलब ये समाप्त ही नहीं होगा कभी। पवन चक्कियों का इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या बनाया जाता है? पवन चक्की का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चली हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी रहती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में, कहाँ पवन फार्म कहाँ लगाया जा सकता है? तटीय क्षेत्रों में और पर्वतीय घाटों में, जहाँ प्रबल लगातार हवाएं चलती है। तो पवन फार्म कहाँ लगाया जा सकता है? तटीय क्षेत्रों में तथा पर्वतीय घाटियों में पवन फार्म लगाया जा सकता है। पवन फार्म जहाँ पे बहुत सारे पवन चक्की लगाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पवन फार्म कहते हैं। चलती है वहाँ स्थिति है। पवन फार्म नीदरलैंड में पवन फार्म देखने को मिलता है। जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है। कौन? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब। अगला है सौर कुकर के बारे में थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भर लें। लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नीलदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। इसके एक कप चावल के साथ, मतलब ये आपको करके देखना है, ठीक है। आगे ये आप पढ़ के देख सकते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ। किससे? परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणु के केंद्रक संग्रहित ऊर्जा है। परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर, इस पदार्थों को कहाँ जलाया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। और कौन सा विस्फोट किया जाता है? नाभिकीय विखंडन से होकर गुजरता है, उत्सर्जन प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक, ये याद रखें, परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत के राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। तो भारत के राजस्थान में यूरेनियम मिलता है और झारखंड में। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजार्ट बालू में पाए जाते हैं। तो केरल में क्या मिलता है? थोरियम। कहाँ? मोनोजाइट बालू में। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, ये आप याद रखिएगा, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। के निकट, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर उत्तर प्रदेश के नरौरा में, उत्तर प्रदेश के नरौरा में विद्युत मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कैगा में, कर्नाटक के कैगा में, तो ये सब जगह याद रखें, कर्नाटक के कैगा में, ठीक है, नरौरा के उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के कोटा में हमें क्या मिलती है? यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे भूतापीय ऊर्जा।
ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोत के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये परमाणु रिएक्टर है, परमाणु ऊर्जा, यहाँ पे विखंडन हुआ और यहाँ पे जो ऊष्मा हुआ, यहाँ पे शीतलक मतलब पानी डाला गया, कुछ ऐसा चीज डाला गया, इस ऊष्मा से ये गर्म हुआ और ये गर्म जल यहाँ पे आया। इससे क्या हुआ कि गर्म जल के कारण यहाँ पे जो अथी गया था, गर्म जल की गतिशील हो जाता है, तेज गति करता है, तो यहाँ से तेज गति ये करते हुए गया और इसका जो भाप है वो भाप इसमें प्रवेश किया और ये भाप से क्या होगा, घूमेगा टरबाइन। टरबाइन किससे जुड़ा होता है, जनरेटर से, और जनरेटर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत। आगे है के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, यूएसए में। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम में, ये पूछा जा सकता है, भारत में कहाँ, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम में कौन सा संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। और पुग्गा घाटी जो कि कहाँ है, लद्दाख में, जहाँ पे क्या मिलता है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे मणिकर्ण का में भूतापीय ऊर्जा दिखाया गया है। आगे है यहाँ पे आपको ये जो भूतापीय मतलब पृथ्वी के अंदर के भाप का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे नीचे भाप है, बहुत गर्म है, इसी भाप को निकाल दिया जाता है छेद करके और इससे क्या चलाया जाता है, टरबाइन, और टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया, ये याद रखिए। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया है, फ्रांस में। ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। भूतापीय ऊर्जा स्टेशन यूएसए में। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार में उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा के विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण के लिए किया जाता है। उच्च ज्वार, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक अथी है, ऐसी व्यवस्था है जिसको ज्वारीय ऊर्जा ये उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये बांधों से भी उत्पन्न होता है। आगे है समय, ज्वारों को ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय में मतलब कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। मतलब कच्छ की खाड़ी में हम लोग चाहें तो ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं। आगे है यहाँ पे बायोगैस, ये आपको दिख रहा होगा, इसको करदम कहते हैं, जहाँ से डाला जाता है एंट्री, और इसको निकास बोलते हैं। ये बीच में जो सर गल के किण्वन होके गैस टैंक बनाता है और इस गैस से हम बायोगैस निकलता है और जो अपशिष्ट निकलता है उसको खाद उर्वरक के तौर पे हम उपयोग करते हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है। याद रखें, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है, बायोगैस में, और ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अनिवार्य रूप से इसमें क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद क्या निकलता है, जैव खाद का उत्पादन होता है। ये सब जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब आपका क्या है, कीवर्ड, आप लिखते चलें, ठीक है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करने एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा को भविष्य में सुनहरा
बनाएं। और इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को जवाब खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप रोक कर आप प्रयास करें। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियोज बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा लंबा वीडियोज बन रहा है। यहाँ पे है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया गया है। फिर यहाँ पे कारण बताने के बारे में है, फिर अंतर स्पष्ट करने के बारे में यहाँ पे है। ठीक, आप रोक कर सकते हैं इसको अपने कि आपने क्या सीखा। ठीक है, गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।